सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें यह देखने को मिलता है कि अगर एक मेटल के सरफेस पे हम लाइट एक्सपोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। दिस इज द मेटल सरफेस। सो हुआ ये कि जब लाइट आके मेटल सरफेस को हिट करी तो लाइट के हिट करने पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को देखने के लिए हमने कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे एक दूसरा सरफेस, इसको कहते हैं डिटेक्टर। और डिटेक्टर के बाद इस तरफ लगा रखा है हमने एमीटर। ये एक ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब के अंदर में वैक्यूम क्रिएट करके रखा, वैक्यूम चेम्बर कहते हैं इसे। सो लाइट जैसे ही आके हिट कर रही है मेटल सरफेस को, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। फोटॉन्स यानी लाइट हिट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लीजिए यहां पे, व्हेन सर्टेन मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एक्सेट्रा आर exposed to a beam of light, electrons are ejected. This phenomena is called photoelectric effect. अब इस फिनोमिना को हम जानते हैं कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। इसके पहले हम रिजल्ट्स लिख लेते हैं। क्या क्या यहां पे ऑब्जर्व करने को मिला हमें। द रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड वेयर, पहला, देयर इज नो टाइम लैग between
light striking and ejection of electron. That is, electrons are ejected as soon as light hits the surface. जैसे ही लाइट हिट करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने और लाइट के हिट करने के बीच में तो कोई भी टाइम का लैग नहीं है, देयर इज नो टाइम लैग। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is proportional to intensity or brightness of light। जितना ज्यादा आप ब्राइटनेस रखोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ज्यादा ब्राइटनेस का मतलब ज्यादा लाइट के पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा लाइट के पार्टिकल्स हिट करेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। थर्ड पॉइंट, फॉर ईच मेटल there is a characteristic minimum frequency nu नॉट। इसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। There is a characteristic minimum frequency, threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed। यानी कि अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुई, सो अगर हम जो लाइट दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो आप देखेंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स कम आउट with certain kinetic energy। अगर न्यू जस्ट इक्वल टू न्यू नॉट है, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट जस्ट इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आएंगे मेटल सरफेस पे के, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स come out with kinetic energy 0। and अगर frequency nu is less than threshold frequency nu naught, then electrons eject ही नहीं होंगे, तो कहेंगे हम no photoelectric effect। no photoelectric effect मतलब that is no electrons are ejected, no electrons ejected। so जो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड करती है मेटल के ऊपर। अलग अलग मेटल्स का अलग अलग न्यू नॉट होगा। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन मेटल्स, डिपेंड ऑन मेटल। तो अलग अलग मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलता है।
तो इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपका एक मेटल का सरफेस है और इस मेटल के सरफेस में बहुत सारे अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं और इस तरीके से। तो जब एक फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो आने वाला जो फोटोन है उसकी एनर्जी थी एच न्यू, और अगर न्यू फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन देखने को ही नहीं मिलेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस के अंदर में बाइंड करने के लिए एक फोर्स है। तो वो इतनी एनर्जी होनी चाहिए आपके लाइट में सच दैट कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मेटल के अंदर है उससे बाहर निकाल सके। तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकें, और इसलिए आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मान लो लाइट आके इस अंदर के इलेक्ट्रॉन को हिट करा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक तो यहाँ पे इस मेटल एक तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और उसको फिर इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, जबकि ये जो बिल्कुल एज पे था, बिल्कुल मेटल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था उसके लिए तो बड़ा आसान था बाहर निकलना, क्योंकि सिर्फ उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए थी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल के अंदर तोड़ के वो बाहर निकल सके। जबकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकलने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है और इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है मेटल के अंदर में, तब जाके वो बाहर निकल पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं सबकी एनर्जी एक होगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या सेम होगी, सब क्या सेम वेलोसिटी से बाहर निकलेंगे? तो सबका सिचुएशन अलग अलग है। जो अंदर की तरफ है मेटल के सरफेस में उनको निकलने के लिए उनको निकलने के लिए ज्यादा फोर्स उनको निकलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उनको निकलने के लिए ज्यादा रिपल्सन या उनको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, जबकि जो सरफेस पे थे वो ज्यादा आसानी से निकल पा रहे थे। तो जो सरफेस पे थे वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि जो लाइट आप दे रहे हो फ्रीक्वेंट एच न्यू लाइट, वो तो सेम एनर्जी की थी। तो आने वाला एनर्जी सेम है, लेकिन जो कंज्यूम हो रहा है, जो यूज हो रहा है, वो अलग अलग लेवल पे यूज होगा। जो सरफेस वाला है उसको कम एनर्जी चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो आपने कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जितना इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाए। तो हमने एनर्जी दी कितनी थी? तो हमने एनर्जी दी थी एच न्यू। याद रखिए ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैक्सिमम है, के ई मैक्स। जो सरफेस पे है ये उसकी एनर्जी है, अंदर वालों की काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी कम होगी। तो के ई मैक्स जो है ये एनर्जी जो आपने दी माइनस जो एनर्जी इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए चाहिए थी। कितनी एनर्जी चाहिए थी? मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, वो थी एच न्यू नॉट। सो के ई मैक्स विल बी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को, वी नो दैट न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ सी अपॉन लैम्डा। तो वेवलेंथ के टर्म्स में अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए, सो वी गेट के ई मैक्स, देख पा रहे हैं, दिस इज न्यू की जगह रखेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। नाउ लैम्डा नॉट को कहेंगे हम थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। अगर लैम्डा, अब देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो वेवलेंथ कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। तीन केस बनेंगे। अगर लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट होगा तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, लेकिन सरफेस वाले होंगे वो भी, यानी यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अगर लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट होगा तो नो इलेक्ट्रॉन एमिट।
या इजेक्ट लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस पॉइंट से ये हो जाएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, के ई मैक्स इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस सबको कैलकुलेट करना चाहते थे तो हम ये फॉर्मूला इसको ऐसे लिख सकते थे, के ई मैक्स एच सी की जगह यूज कर लेंगे हम 12400 ईबी एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा। अब ये लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम में चाहिए, माइनस 12400 अपॉन लैम्डा नॉट। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो। एक और बात, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसके बिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, द मिनिमम एनर्जी required for electron ejection is called work function। वर्क फंक्शन को फाई से भी दिखाते हैं। सो वर्क फंक्शन फाई जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी एच न्यू नॉट, और हमारा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा एच न्यू माइनस फाई, where phi is h nu naught। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्स, भूल मत जाना सबकी एनर्जी इतनी नहीं होगी। दिस इज मैक्सिमम इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। हो गया। नोट कर लिया हमने यहां तक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए ही उनको नोबेल प्राइज मिला था। सो एक्सप्लेनेशन ये है कि आप फोटॉन्स को पार्टिकल की तरह इमेजिन करें। पार्टिकल्स जाके जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे और अपनी एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे विथ अ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी एनर्जी आपने दी माइनस जितनी एनर्जी मिनिमम आप उसको चाहिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कैलकुलेट द मैक्सिमम kinetic energy of ejected electron if wavelength of 3100 angstrom hit on a metal surface having work function 2 electron volt, having work function 2 electron volt,
कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है हमें। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन if a wavelength of 3100 angstrom hit on the metal surface having work function 2 electron volt. क्या रहा आंसर? So we know that Ke max equal to h nu minus h nu naught, और इसको लिख सकते हैं हम एच सी अपॉन लैम्डा, और एच न्यू नॉट को लिख सकते हैं 5। एच सी को कितना लिख सकते हैं हम? एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में दे रखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब हिंट दे रखा है कि एच सी की जगह रखेंगे 12400 और लैम्डा की जगह रखेंगे 3100। 5 कितना कह रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दो, यहां से आ जाएगा के ई मैक्स सो ये आ गया 4 EV minus 2 EV, so Ke max equal to 2 electron volt, and that is the answer. Next example. Calculate the maximum kinetic energy if a beam of light having wavelength 3100 angstrom strike a metal surface having threshold wavelength 12400 angstrom. Calculate the maximum kinetic energy of a beam of light having wavelength 3100 angstrom which strikes a metal surface, और metal surface का threshold wavelength है 12400 angstrom. आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए हमें। So Ke max equal to h nu minus h nu naught, और इसको लिख सकते हैं
एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच सी की जगह रख देंगे 12400। आपने जो वेवलेंथ दिया वो क्या है, 3100। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट कितना था, 12400। सो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 के ई मैक्स दैट इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के ई मैक्स इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ जरूरी नहीं है वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो, अगर आप एसआई यूनिट में सॉल्व करना चाहते हैं वो भी किया जा सकता है। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ड्रॉ द ग्राफ of kinetic energy versus frequency for three metal having frequency या having threshold frequency nu naught 1, nu naught 2, nu naught 3, where nu naught 3 is greater than nu naught 2 is greater than nu naught 1. So we have to draw the graph of kinetic energy versus frequency for three metal surface having threshold frequency versus having threshold frequency nu naught 1, nu naught 2 and nu naught 3. सो जब भी आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो बेस्ट होता है आपके पास फॉर्मूला हो जाए। तो मेरे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और मुझे ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये वैसे ही ट्रीट कर सकता हूं मैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा एक ग्राफ बनना चाहिए, वेयर m इज द स्लोप हियर विच इज h, एंड काइनेटिक एनर्जी को y ले लेंगे हम, एंड जो y इंटरसेप्ट है स्लोप c जो है वो माइनस एच न्यू नॉट की तरह दिखाई देगा। सो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आ गया मान लीजिए। तो ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। अब स्टार्ट कहां से होगा ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहले न्यू नॉट 1 के लिए बना लेते हैं, चलो फ्रीक्वेंसी मेटल 1 के लिए बना लेते हैं। तो मेटल 1 के लिए हम देखें, स्लोप जो है वो h है, मतलब पॉजिटिव ऊपर की तरफ, y इंटरसेप्ट माइनस एच न्यू नॉट, तो यहां कहीं पे रहा होगा। पहले वाले के लिए कितना होगा y इंटरसेप्ट, h न्यू नॉट 1, एंड स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। एंड द स्लोप हियर tan theta, slope equal to tan theta, if this is theta, equal to h. देन सेकेंड मेटल के लिए, सेकेंड मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एच न्यू नॉट 2, तो ये ग्राफ और नीचे से शुरू होगा, बिकॉज ये माइनस एच न्यू नॉट 1 था, ये आ जाएगा माइनस एच न्यू नॉट 2। बट पहले वाले के लिए क्या आ रहा है देखो, के ई इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट 1। सेकेंड वाले के लिए क्या आएगा, ये के ई 1 था, के ई 2 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट 2। तो माइनस एच न्यू नॉट 2 और छोटी वैल्यू होगी, बट स्लोप जो है वो एच है अभी भी, तो ये आ जाएगा कुछ बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, इसका भी थीटा आने वाला है। देन थर्ड वन के ई 3,
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट 3 माइनस एच न्यू नॉट 3 यहां से शुरू होगा। इसमें भी स्लोप आ जाएगा थीटा। तो आप देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी जब तक आप न्यू नॉट 1 तक नहीं पहुंचते, यहां से 0 से शुरू किया अगर आपने, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, जैसे ही आप न्यू नॉट 1 पे पहुंचे, अब काइनेटिक एनर्जी 0 हुई। इसके पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था, इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हो रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी की बात ही क्या करना। फिर आप जैसे जैसे न्यू नॉट 1 से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाता है जो इजेक्ट होने वाला इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली सेकेंड मेटल के लिए आप जब तक न्यू नॉट 2 तक नहीं पहुंचते, तब तक इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं होता, इजेक्ट ही नहीं होते। जैसे न्यू नॉट 2 पे के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होता है। थर्ड मेटल के लिए न्यू नॉट 3 जैसे आप पहुंचोगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, फिर इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। कर लिया नोट? पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, it is the minimum required potential to stop moving electrons from reaching detector, from reaching detector। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और इजेक्ट होके क्या हो रहा है, डिटेक्टर पे जा रहे हैं। डिटेक्टर पे जा रहा है तो ये एम मीटर आपको रीडिंग दिखा रहा है। एम मीटर क्या होता है, करंट को बताता है ये कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इस सर्किट से, तो करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब, और एम मीटर रीडिंग दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे कितना पोटेंशियल लगाऊं सच दैट ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर तक पहुंचते पहुंचते रुक जाए, यानी डिटेक्टर पे ना हिट हो सके। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी थी एक, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये निकले थे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे एक पोटेंशियल लगा दूं सच दैट कि ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज थे, और ये डिटेक्टर को भी मैं नेगेटिव चार्ज कर दूं, तो जब मैं इसे नेगेटिवली चार्ज कर दूंगा, यानी कि यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी थी, पहुंचते पहुंचते इसकी एनर्जी कम होने लगेगी। कम होते होते डिटेक्टर पे जस्ट पहुंचने से पहले ये रुक जाए, तो हम कहेंगे कि करंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी वो पोटेंशियल जिससे करंट आना बंद हो जाए, एम मीटर की रीडिंग 0 दिखाने लग जाए। सारे इलेक्ट्रॉन्स की तो वैसे भी उतनी एनर्जी नहीं थी काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन था, उसको अगर मैं रोक दूं, तो बाकी सब तो वैसे ही पीछे वाले रुक जाएंगे। तो मेरे को कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा सच दैट ये इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाए। सो
we have seen that Ke max equal to h nu minus h nu नॉट विच इज phi। ये था। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है उसको रोकना है मुझे। तो ऐसे समझें कि ये दो पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको नेगेटिव कर देता हूं और इसको पॉजिटिव कर देता हूं। यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ विथ अ काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और यहां आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जानी चाहिए 0। सो जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो के ई मैक्स को 0 करने के लिए लगानी पड़ेगी। सो पोटेंशियल जो लगाना पड़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज into charge q. So this is v into q, and q is the charge of electron, so this will be e into v. So ke max is equal to e into v। तो अगर मुझे वोल्टेज चाहिए, यानी कि मैं कहूंगा इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे अगर चाहिए, इक्वल टू के ई मैक्स अपॉन ई। स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू के ई मैक्स अपॉन ई। बेसिकली अगर आपका आंसर जैसे के ई मैक्स है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो के ई मैक्स हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, नोट कर लो यहां तक। So the stopping potential for a metal is 1 electron volt. नहीं, is 1 volt. If the metal is irradiated with a wavelength of 6200 angstrom, calculate the threshold wavelength of the metal. कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल, और क्वेश्चन में दे रखा है HC की जगह यूज करें 12400 EV एंगस्ट्रॉम।
आया आंसर? सो बेसिकली आपको यूज क्या करना होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V है 1 वोल्ट, एंड तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी हो जाएगी, Q इंटू वी, दैट इज Q इज 1 E, चार्ज तो 1 E है और वोल्ट 1 है, तो 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के ई मैक्स का ही फॉर्मूला तो आपको आता है, के ई मैक्स इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। सो दिस इज 1 eV, एच सी की जगह रखेंगे 12400, लैम्डा कह रहा है 6200 माइनस 12400, लैम्डा नॉट हमको फाइंड करना था। सो दिस इज 2, so 12400 upon lambda naught is 1, that implies lambda naught is 12400 angstrom, and that is the answer. हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। लिखो, इफ अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻16 हर्ट्ज या इसको हम ठीक है, a light of frequency 4 × 10⁻16 hertz emitted photoelectrons with double the maximum kinetic energy as are emitted by the light of frequency
2.5 into 10 to the power 16 hertz from the same metal surface. Then what is the threshold frequency of the metal? What is the threshold frequency of the metal? हाई आंसर। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने पे ध्यान लगाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। सो कहता है कि काइनेटिक, मान लेते हैं कि आपने काइनेटिक एनर्जी जो लिया वो के ई था। कब? जब आप 2.5 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्स ले रहे हो। तो ये हो जाएगा एच, के इज वॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो के ई ले लिया मैंने एच इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्स माइनस एच न्यू नॉट। फिर कहता है अगर 4 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्स लिए तो डबल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी? 2 के ई इक्वल टू एच इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 16 माइनस एच क्यू नॉट। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो इधर बच जाएगा के ई। के ई आ जाएगा एच इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 16 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 16। सो ये आ जाता है के ई इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू एच। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। So 1.5 into 10 to the power 16 into h equal to h into 2.5 into 10 to the power 16 minus h न्यू नॉट। h से h कैंसिल आउट हो गया और न्यू नॉट की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्स।
ओके, एक और एग्जांपल देखो। द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल is 3 electron volt to eject a photoelectron of zero velocity from the surface of the metal what is the wavelength of incident light। मुझे चाहिए आंसर एंगस्ट्रॉम में। What is the wavelength of the incident light? So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो वी नो दैट के ई इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हमें चाहिए मेटल जिसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। इसका मतलब के ई जीरो कर दिया जैसे मैंने, तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट हो गया। और एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब क्वेश्चन कह रहा है वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स एच न्यू नॉट इज 3 ईवी। अब ये तो रटना पड़ेगा, रख दो यहाँ पे 3 ईवी। लैम्डा मेरे को चाहिए, एच सी की वैल्यू कितनी लेंगे 12400 अपॉन 3। ये आ जाएगा आंसर एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 34133.3 angstrom। That will be the answer। Next example, a metal surface has threshold frequency of yellow light, then which of how many of the following will show photoelectric effect?
और आपके पास है ऑप्शन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. How many of the following will show photoelectric effect? So for photoelectric effect, frequency nu should be greater than nu naught, और इक्वल होगा तो भी चल जाएगा. फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए. और हम ये जानते थे विबग्योर सीरीज में वॉयलेट से रेड की तरफ फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है. अब क्वेश्चन कहता है येलो जो है वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जितने होंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहे होंगे, और थ्रेशोल्ड वाला भी शो कर रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो कौन कौन से हो जाएंगे, है ना? येलो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी और इक्वल फ्रीक्वेंसी वाले कौन से? सो वी हैव वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो. येलो भी शो करेगा बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी येलो के बराबर था. लेकिन जब न्यू इक्वल टू न्यू नॉट था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. अब ये क्वेश्चन किया हमने इसके ऊपर, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा, बट क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है? तो जवाब होगा हाँ हो रहा है, बट जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ हो रहा है. सो आंसर आ गया यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो. ऑरेंज और रेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी थ्रेशोल्ड से, तो इनमें नहीं होगा. तो ये दैट आंसर इज 5.